नामो बुद्धाय। जय भीम। जय भारत। एक धम्मगुरु है जो साइंस में रमे हैं। वो खुद को साइंटिफिक मॉन्क कहते हैं, जिन्हें नई परंपरा और नई खोज को साथ लेकर चलने से परहेज नहीं है। वो इस साल 6 जुलाई को 86 बरस के हो रहे हैं। उनका एक ट्विटर हैंडल भी है। वो किसी को फॉलो नहीं करते, पूरी दुनिया उनको फॉलो करती है। शांति का नोबेल पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया गया है। वो हमारे अपने दुनिया के चहेते दलाई लामा की बात करने वाले हैं। साल 1937, तख्तसिर गांव, तिब्बत के सुदूर पूर्वोत्तर में बसा एक छोटा सा गांव। खेती किसानी वाला एक घर, आंगन में एक बच्चा लामो धुंडुक एक थैले में अपना जरूरी सामान भर रहा था, मानो किसी बड़े सफर पर निकलने की तैयारी हो रही हो। माँ ने देखा तो प्यार से पूछ लिया, बेटा कहाँ जा रहे हो? बच्चे ने अपनी तोतली जुबान में उत्तर दिया, माँ मैं लासा जाऊंगा। इतना बोलकर 2 साल का वो बच्चा अपने काम में जुट गया। माँ ने बच्चे की बात को हंसी में टाल दिया, लेकिन ये बात हंसी की थी नहीं। लासा तिब्बत की राजधानी है। कुछ दिनों के बाद उस गांव में लासा से कुछ लोग आए, बौद्ध संतों की वेशभूषा से लेस, जो समूचे तिब्बत में घूम रहे थे। उन्हें किसी की तलाश थी, एक सपने में दिखे कुछ संकेतों को साधने की तलाश। सपना किसने देखा था? तिब्बत के 9वें पंचम लामा ने। मंजिल नजदीक आ गई थी। लहासा से आए वो तिब्बती बौद्ध भिक्षु उस गांव पहुंचे जहां पर वो बच्चा रहता था। जब वो लामो धोंडुक के घर पहुंचे, उनके अंदर एक घंटी सी बजी। उन्हें एहसास हुआ वो मंजिल के पास पहुंच गए हैं, लेकिन अभी परीक्षा बाकी थी। सदियों पुरानी तिब्बती परंपरा, जिसका इस्तेमाल पुनर्वतार को पहचानने में किया जाता रहा है। बच्चे को एक आसन पर बिठाया गया। उसके सामने कुछ पुरानी चीजें रखी गई, मसलन एक पुराना चश्मा, डमरू और घंटी। बच्चे ने उन चीजों को एक एक करके देखा और कहा, ये मेरी है। उसने किसी साधक की तरह उनका इस्तेमाल कर। इसके बाद बच्चे को कई छड़ियां दी गई। उसने अपनी पसंद की एक छड़ी चुनी और तुरंत दूर फेंक दिया। दूसरी बार उसने 13वें दलाई लामा की छड़ी उठाई और उसको अपने शरीर से छिपका लिया। बौद्ध भिक्षुओं ने अपना सिर झुका दिया और घुटने मोड़कर जमीन पर बैठ गए। उनका मिशन पूरा हो चुका था, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। बच्चा जब बड़ा हुआ, वो चीन का सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया, जिसे मारने के लिए चीन ने अपनी सेना तिब्बत में उतार दी। यह चीन के सबसे बड़े दुश्मन और दुनिया के सबसे पसंदीदा और लोकप्रिय तिब्बती बौद्ध धम्म गुरु 14वें दलाई लामा की कहानी है। दलाई लामा का अर्थ है ज्ञान का सब। तिब्बत में दलाई लामा को कुंडून भी कहा जाता है। सर्व विद्यमान दलाई लामा, उन्हें करुणा का रूप भी माना जाता है। 1959 तक दलाई लामा देश के मुखिया और सर्वोच्च धार्मिक अधिकारी थे। दलाई लामा घोषित होने के बाद बच्चे को नया नाम मिला, तेंजिम ग्यात्सो। उम्र के छठे साल में तेंजिम की शिक्षा दीक्षा ल्हासा के मठ में शुरू हुई। उनकी पढ़ाई का सिलेबस नालंदा परंपरा का था, जिसमें कुल 10 विषय होते थे, जिसमें जीवन के सारे तत्व शामिल होते थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद दलाई लामा की परीक्षा ली जाती है। इधर ल्हासा के मठ में दलाई लामा की पढ़ाई चल रही थी। उधर चीन में माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी और चांग काई शेक की कुओमितांग पार्टी के बीच चीन पर कब्जे को लेकर गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। 1949 में माओ सफल हो गए। उन्होंने कुओमितांग पार्टी को फार्मोस द्वीप, आपका ताइवान में समेट कर रख दिया। 1 अक्टूबर 1949 को कम्युनिस्ट पार्टी ने पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना की स्थापना की। माओ इसके चेयरमैन बने। यहीं से शुरू हुई तिब्बत और चीन की असली लड़ाई। माओ ने सैनिकों के दम पर लाखों लोगों को मार दिया। तिब्बत के लोगों को जबरन चीन के किसी अन्य गांव में स्थलांतरित किया और चीन के मूल निवासियों को तिब्बत में बसा लिया। इससे चाइना ने तिब्बत में तिब्बतीय लोगों को ही वहीं से खत्म कर दिया। दलाई लामा को भारत में किडनैप किसने किया था? तो नवंबर 1956 में तथागत बुद्ध के जन्म की 2500वीं सालगिरह थी। दलाई लामा पहली बार भारत के दौरे पर आए थे। यहाँ उन्हें अपार समर्थन मिला। वो जहां भी गए, हजारों चाहने वालों की भीड़ ने उनका स्वागत किया। कई बार तो ऐसा लगता कि भीड़ एक झलक पाने के लिए उनकी जीप तक पलट देगी। इसी समारोह में हिस्सा लेने चीनी प्रीमियर चाउ एन लाई भी भारत आए थे। ब्रिटिश लेखक अलेक्जेंडर नॉर्मन तिब्बत के इतिहास के जानकार है। उन्होंने 2019 में दलाई लामा की जीवनी लिखी, दलाई लामा एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। इसमें 1956 के पहले भारत दौरे पर हुई एक रोचक घटना का जिक्र है। दलाई लामा ट्रेन से नई दिल्ली पहुंचे। उन्हें अपने साथियों के साथ हैदराबाद हाउस में ठहराया था। जब वो ट्रेन से उतरे
भारत में चीन का राजदूत उनसे मिला। चीनी राजदूत बात करते करते उनको अपनी कार तक ले गए। दलाई लामा को कार में बिठाया गया और उसके बाद कार का इंजन सीधा चीन के दूतावास में बंद हुआ। भारत सरकार ने दलाई लामा और उनके साथियों को लाने के लिए सरकारी गाड़ियां भेजी थी। जब सारी कारें हैदराबाद हाउस में इकट्ठी हुई और वहां दलाई लामा नहीं दिखे, तब हंगामा मच गया। फिर देश विदेश के कई खास दफ्तरों के फोन बजे। तब जाकर पता चला कि दलाई लामा को चीन के दूतावास में रखा गया है। वहां चीनी प्रीमियर चाओ एन लाई ने धमकी तक दे दी थी कि भारत से संबंध रखोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। भारत सरकार के दबाव के बाद दलाई लामा को दूतावास से छोड़ दिया गया। मित्रों, ये पहला पार्ट है। अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे 14वें दलाई लामा चीन से भागकर रातों रात सफर कर दिन में किसी भी पहाड़ी की गुफा में छिपकर 500 किलोमीटर का सफर 15 दिन में खत्म कर भारत कैसे पहुंचे थे। हमारे प्यारे दलाई लामा जो शांति के दूत हैं और शांति का नोबेल पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है, वे दलाई लामा 1959 में कैसे चीन से बचकर भागे थे। अगला वीडियो जरूर देखें और ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए वाले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।